नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे इस फॉरेस्ट एसआई 1 दरोगा के एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हाथी परियोजना। छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में स्पेशली आपके बाघ परियोजना और हाथी परियोजना मेंशन किया हुआ है, तो इन्हें तो हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना ही होगा। साथ ही अन्य परियोजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि लगातार मित्र पीडीएफ की मांग कर रहे हैं और मैंने कहा भी था कि कल शाम को मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो पीडीएफ तो आप तक अवेलेबल कल शाम को नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हो जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। कल ही बनाया दोस्तों मैंने वो टेलीग्राम चैनल, तो सब्सक्राइबर तो उस पर है नहीं अभी, तो आप लोग जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी वहां पर कोई पीडीएफ भी नहीं है, लेकिन आज से मैं पीडीएफ डालना प्रारंभ कर दूंगा। 3-4 पीडीएफ आपको आज मिल जाएंगी और 2-3 दिनों में आपको पिछली सभी क्लासेस की पीडीएफ आप तक अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए, इससे पहले कि आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, हाथी परियोजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया? देखिए, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई तो बहुत से स्टूडेंट्स को रटा हुआ होगा कि 1992 में हाथी परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तात्पर्य कि इस 1972 और 1993 ये तो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अब बच गया ए या बी, तो थोड़ा सा दिक्कत का बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तो आपसे डेट के साथ में पूछ लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर के महीने में प्रारंभ की गई है और तिथि भी याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 7 दिसंबर 1992 को भारत में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। देखिए, हाथियों की संख्या पर यदि बात करें तो लगभग 29,000 हाथी हैं भारत में। अनऑफिशियल आंकड़े के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा तो आया था 2017 में और अब चल रही है 2023, तो बहुत सारे हाथियों की संख्या में वृद्धि भी हुई होगी। 2027 का आंकड़ा कहता है कि 27,312, सॉरी 2017 का आंकड़ा कहता है कि 27,312 हाथी थे भारत में। तो बहुत बड़ी संख्या है हाथियों की भारत में। ऐसा नहीं है कि कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लुप्त प्राय और एंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में रखा गया है हाथी को। और बाघों की तरह इनका भी संरक्षण करने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों कि भले ही 29,000 हाथी हों भारत में, पर देखा जाए तो नर हाथी तो कुल 1200 से लेकर के 1500 के बीच में ही है। नर हाथी कितने बचे हैं? तो नर हाथी बचे 1200। यानी अगर ये नर हाथी समाप्त हो गए तो क्या हाथी बचे रह पाएंगे? आगे हाथी कैसे जन्म लेंगे? अगर नर ही नहीं होंगे तो प्रजनन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और हाथियों का नाश भी शीघ्र ही हो जाएगा। इस वजह से हाथियों का संरक्षण भी आवश्यक हो गया और 1992 में सरकार ने हाथी परियोजना प्रारंभ की। क्या कारण है हाथियों के संख्या में कमी आने के? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो, आपको पता है कि हाथी कितना विशालकाय जानवर है, यानी उसको तो सबसे ज्यादा खतरा होगा। हाथियों का मानव के साथ संघर्ष चलता रहता है। हाथी दांत, हाथियों की खाल, हाथियों के अंग बेचने के लिए लालची मानव तस्करी करता है उनकी और हाथियों को मारता रहता है। तो मानव का जो हाथी से संघर्ष होता है उसमें हाथियों की संख्या में कमी आ रही है और नर हाथी उनके टारगेट पर होते हैं। तो नर हाथी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। इसके अलावा हम जंगल काट रहे हैं, कृषि भूमि में उसको परिवर्तित कर रहे हैं। तो हाथी, छोटे छोटे जानवर तो चलो किसी भी जंगल में रह लेंगे, लेकिन हाथी जैसे बड़े जानवरों को यदि झुंड है हाथियों का बहुत बड़ा, तो उनके लिए तो घना जंगल होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आवास उनका खत्म होता जा रहा है। इस वजह से हाथी खतरे में आता जा रहा है। तो 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको छांटना है। वर्तमान समय में भारत में 11 एलिफेंट रेंज हैं। तो अगर बात करें एलिफेंट रेंज की, तो वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज हैं, ना कि 11। तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा।
भारत के 16 राज्यों में 34 एलिफेंट रिजर्व है। देखिए ये तो कथन पूरी तरह गलत हो गया, क्योंकि डाउट है कि भारत में 32 एलिफेंट रिजर्व है या 33। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे सोर्सेज में आपको इस प्रश्न का उत्तर 33 देखने को मिलेगा, लेकिन सरकारी वेबसाइट और सरकारी आंकड़ा इस प्रश्न का उत्तर 32 देता है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया, लेकिन एक ठोस आंकड़ा हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत से सोर्सेज जिन पे हम भरोसा करते हैं उनमें 33 भी है और उन्हीं के कॉन्ट्रेरी 32 भी है। यहां तक कि मैंने नवीनतम हाथी रिजर्व को भी खोजने का प्रयास किया, अगस्त्य मलाई उस प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन उसके सामने भी कहीं तो 32वां लिखा हुआ है देश का और कहीं 33वां लिखा हुआ है। तो सरकारी आंकड़ा तो 32 कहता है, जिस आंकड़े के साथ हम चैलेंज कर सकते हैं प्रश्न को, वो तो 32 कहता है, पर बहुत सी ट्रस्टवर्थी किताबें 33 आंकड़ा देती हैं। तो अभी तो आप समझ के चलिए कि 32 और 33 आपको दोनों तो ऑप्शन में मिलने से रहा, मिलेगा तो प्रश्न हो जाएगा विवादित। पर आप 32 पकड़ करके चलिए, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ा है। हालांकि आपके एग्जाम से पहले हम इस पर रिसर्च अभी जारी रखेंगे और ठोस आंसर आपके सामने लेकर के आएंगे, पर अभी आप ध्यान रखिएगा कि सरकारी आंकड़ा 32 बताता है, जबकि बहुत सी पुस्तकें, बहुत से सोर्सेज 33 हाथी रिजर्व बता रहे हैं। तो 34वां तो किसी भी तरीके से गलत हो गया, तो ये हमारा कथन हो जाएगा गलत। हाथी मेरे साथी योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया। देखिए हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई, ये तो ठीक है, लेकिन बात करें यदि हाथी मेरे साथी योजना की, तो ये प्रारंभ की गई है 24 मई 2011 को, 24 मई 2011 को, ना कि 1992 में। बात करेंगे हाथी मेरे साथी योजना की विस्तार से, पर अभी इस कथन को देखिए कि हाथी मेरे साथी कभी प्रारंभ की गई है, तो वो प्रारंभ की गई है 2011 में, जबकि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई है, तो वो प्रारंभ की गई है 1992 में। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम के प्रेशर में आकर के प्रश्न, आसान प्रश्नों को गलत करने की कभी भूल मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत भारी पड़ता है और जीवन भर पछतावा रहता है इस बात का। तो आसान प्रश्न, पढ़े हुए प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए, तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए। हाथी परियोजना पूछ रहे 1992, हाथी मेरे साथी परियोजना पूछ रहा है तो 2011। चलिए, एशिया महाद्वीप के लगभग 50% हाथी भारत में पाए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप में जितने भी हाथी पाए जाते हैं उसके लगभग 50% हाथी भारत में पाए जाते हैं। चलिए अगला है, हाथी परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी। देखिए 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई, और हाथी परियोजना की शुरुआत कहां से की गई, तो वो की गई है झारखंड से। झारखंड के सिंहभूमि जिले से। सिंहभूमि में भारत का पहला हाथी रिजर्व, सिंहभूमि हाथी रिजर्व खोला गया। कब खोला गया, तो 1992 में। किस राज्य में, झारखंड में। भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है, तो सिंहभूमि हाथी रिजर्व भारत का पहला हाथी रिजर्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हाथियों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। देखिए 2017 की जो गणना हुई थी हाथियों की, उसके हिसाब से ये आंकड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा जो मौजूद है वो 2017 का ही है। अब तो चल रही है 2023, तो वास्तविक संख्या तो कुछ और होगी, लेकिन आपको इसी जो गणना ऑफिशियल है इसी के हिसाब से उत्तर करना है। तो बात करें कि देश में, आप लिख लीजिए एक बार, 2017 की गणना के अनुसार, अगर बात करें 2017 की गणना के अनुसार, तो देश में हाथी कितने हैं, तो देश में हाथी हो जाएंगे 27,312। सर्वाधिक हाथी कहां पर हैं, तो सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक में 6,049। दूसरे नंबर पे आता है आपका असम, और असम में कितने हाथी पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं 5,719 हाथी। और तीसरे नंबर पे आता है केरल, और केरल में कितने हाथी पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं 3,054 हाथी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे आता है असम, और तीसरे नंबर पे आता है आपका केरल।
चलिए, हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची के तहत रखा गया है? तो हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। हाथी को भारत में लुप्तप्राय श्रेणियों के तहत रखा गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखा गया है। तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? वो हो जाएगी अनुसूची 1। और यदि अनुसूची 1 में किसी जानवर को डाल दिया जाता है तो क्या होता है इसका प्रभाव? चर्चा करी थी हमने। उसे उसी प्रकार की सुविधाएं, उसी प्रकार की सुरक्षा, उसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है जैसे कि भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु को प्राप्त होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? ध्यान से, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु है बाघ। पर यदि पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो बस जल्दी से, और बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ लिया, बाघ मत करके आ जाइएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को किस वर्ष में घोषित किया गया था? यदि ये प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। चलिए, अगला है, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो देखिए, किस राज्य का नहीं है, ऐसे तो कोई कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 3 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनका राजकीय पशु क्या है? हाथी है। वो तीनों राज्य आपको रटे होने चाहिए। और वे राज्य कौन कौन से हैं? तो 2 तो हो गए, K2 कर्नाटक और केरल, और एक हो गया झारखंड, जहां से हमने हाथी योजना की शुरुआत की है 1992 में। यानी कर्नाटक, केरल और झारखंड, इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है? वो है आपका हाथी। जबकि तमिलनाडु आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तमिलनाडु का राजकीय पशु हाथी नहीं है। बात करें यदि तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है, तो वो हो जाएगा नीलगिरी तहर। ठीक है, तो राजकीय पशु तमिलनाडु का है नीलगिरी तहर, जबकि कर्नाटक का, केरल का, झारखंड का, इन सभी का है हाथी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व निम्न में से कौन सा है? काजीरंगा हाथी रिजर्व, मानस हाथी रिजर्व, सिंह भूमि हाथी रिजर्व या मयूर झरना हाथी रिजर्व? तो यदि बात करें कि देश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा था, तो हमने पढ़ा वो कौन सा था, तो वो था सिंह भूमि हाथी रिजर्व। और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका झारखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1992 में। और यदि बात की जाए भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है, तो वो भी सिंह भूमि हाथी रिजर्व ही है। लगभग 4529 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंह भूमि हाथी रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। तो सबसे बड़ा हाथी रिजर्व भी सिंह भूमि हाथी रिजर्व हो जाएगा, और सबसे पहला हाथी रिजर्व भी सिंह भूमि हाथी रिजर्व ही होगा। देखिए, आपको याद करने पड़ेंगे ये 32-33 हाथी रिजर्व। कल आपने 18 बायोमंडल रिजर्व याद किए थे, आज आपको ये हाथी रिजर्व याद करने हैं। आप कहोगे इतना कैसे? तो भैया करना पड़ेगा। आपका सिलेबस देखिए, मैथ, रीजनिंग, जी के इस तरीके का नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ, एक सब्जेक्ट दिया, उसके 26 टॉपिक दे दिए। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेखपाल का पेपर आप में से बहुत लोगों ने दिया होगा, बहुत बड़ा सिलेबस था ग्रामीण परिवेश का, और आया कहां से प्रश्न? आए सारे योजनाओं से। तो मान लीजिए सिर्फ आपसे इसी तरीके के प्रश्न दे दिए कि कहां ये पाया जाता है, कहां ये कौन सा नेशनल पार्क कहां है, कौन सा हाथी पार्क कहां है, कौन सा बाघ अभ्यारण्य कहां है, इसी तरीके के प्रश्न दे दिए 50-60। क्या कर लेंगे आप? भारी हो जाएगा। इतनी सारी पढ़ाई की होगी, सब फेल हो जाएगी, और जिसने सिर्फ वो लिस्ट रटी होगी उसका भला हो जाएगा। और यदि हो सकता है इस तरीके का एक भी प्रश्न ना आए, फिर क्या कर लेंगे? तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, लिस्टिंग भी याद करनी पड़ेगी, फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट भी मजबूत करने पड़ेंगे, तब जाकर के एग्जाम से जैसा सामने से गोला आएगा वैसी ही ढाल हम भी सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो जंग की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो लिस्ट भी याद कीजिए। मैं आपको ऐसी कोई एक लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो तो आप नेट पे डालेंगे हाथी रिजर्व और पूरी की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। मैं आपको आपके प्रश्नों में बताऊंगा, हालांकि बताऊंगा पूरे 32 हाथी रिजर्व, 33 हाथी रिजर्व जो भी हैं।
आप देखिएगा कितने हैं और आप जो है उनकी लिस्ट तैयार कीजिएगा इन्हीं प्रश्नों के में से निकाल करके, और रोज याद कीजिए थोड़ा थोड़ा। और देखिए सब कुछ नहीं रटना होता। काजीरंगा हाथी रिजर्व, मानस हाथी रिजर्व आपसे पूछा जाए कहाँ है, आप नहीं बता पाएंगे। असम में आपने नहीं पढ़ा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब आपको नहीं पता, तो ये दोनों असम में है, क्या याद करना। लो 2 तो कम हो गए। सिंह भूमि हाथी रिजर्व आपने प्रश्न पढ़ तो लिया कि सबसे पहला हाथी रिजर्व कहाँ है, सिंह भूमि हाथी रिजर्व कहाँ पर है, झारखंड में। लो ये भी कम हो गया। कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे मयूर झरना हाथी रिजर्व, तो मयूर झरना हाथी रिजर्व कहां पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में, ये आप याद कर लीजिए। तो चीजें कम करना तो आपके हाथ में है, आपको क्या आता है और कितना याद करना है इसका फैसला तो आप ही लेंगे ना, लेकिन याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात भूल जाइए। और ये सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड आ लिया, चलो अब हम पढ़ लेते हैं, नहीं होने वाला सिलेक्शन। लगातार पढ़ते रहिए पेपर तक, जिस भी दिन पेपर होगा उस दिन तक पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 8-10 घंटे रोज मत पढ़िए, पर 2 घंटे 3 घंटे तो रोज पढ़िए। चलिए तो बात करें, काजीरंगा हाथी रिजर्व कहाँ है, असम में है। मानस हाथी रिजर्व कहाँ है, असम में है। सिंह भूमि हाथी रिजर्व कहाँ है, झारखंड में है। और मयूर झरना हाथी रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। देश का पहला हाथी रिजर्व सिंह भूमि हाथी रिजर्व हो गया, और देश का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है, वो भी सिंह भूमि हाथी रिजर्व है, झारखंड में 1992 में स्थापित किया गया। 4529 वर्ग किलोमीटर में वह फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश वालों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में एक हाथी रिजर्व है, आप बताइए कौन सा। तो शिवालिक हाथी रिजर्व, तो शिवालिक हाथी रिजर्व कहां होगा। देखिए शिवालिक की श्रेणियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में, तो शिवालिक हाथी रिजर्व भी कहां होगा, उत्तराखंड में। रटने की जरूरत ही नहीं है। तराई हाथी रिजर्व, शिवालिक खत्म होता है और उसके बाद तराई क्षेत्र शुरू होता है, और तराई क्षेत्र कहां पाया जाता है, तराई क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेपाल से लगने वाले जिले और जो आपके हिमालय क्षेत्र से लगने वाले जिले, वे तराई क्षेत्र में आते हैं। और तराई हाथी रिजर्व कहां पाया जाता है, तो तराई हाथी रिजर्व पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि तराई हाथी रिजर्व कहां पाया जाता है। तो तराई हाथी रिजर्व पाया जाता है कहां पर, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि धनश्री लुंगडिंग हाथी रिजर्व कहां पाया जाता है। इसको धनुश्री लुंगडिंग कह लीजिए या धनश्री, ये दोनों नाम मिलते हैं, धनश्री लुंगडिंग। देखिए पुस्तकों में ये दोनों नाम मिलते हैं, अब ओरिजिनल नाम क्या है ये तो वही जानेगा जो वहां का होगा। तो धनश्री लुंगडिंग या धनुश्री लुंगडिंग हाथी रिजर्व, और ये कहां पर है, ये आपका है असम में। ये याद कीजिए, मयूर झरना याद कीजिए, धनश्री लुंगडिंग याद कीजिए कहां पर है। इस तरीके से जिनके आप नहीं पता लगा पाएंगे उनको याद कीजिए, जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हाथियों की अवैध हत्या रोकने के लिए निम्न में से माइक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है माइक कार्यक्रम। एक अगली स्लाइड बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे हम माइक कार्यक्रम के विषय में। तो हेडिंग लगाइए माइक। सबसे पहले तो आपको माइक का जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए। माइक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये जो है आपका माइक का फुल फॉर्म होता है। ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है 24 मई 2011 को प्रारंभ हुआ। क्या था दोस्तों, क्यों प्रारंभ किया गया था, क्या उद्देश्य था, पहले तो आप उद्देश्य पढ़ लीजिए। क्या उद्देश्य था, तो हाथियों के उचित प्रबंधन, हाथियों के उचित प्रबंधन और उनकी आबादी के दीर्घकालीन संरक्षण हेतु, दीर्घकालीन संरक्षण हेतु
ये जो है उद्देश्य हो गया माइक का। सबसे पहले तो माइक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया ये पूछा जाएगा। तो 24 मई 2011 को ये प्रारंभ किया गया। क्या उद्देश्य है, तो हाथियों के उचित प्रबंधन और उनकी आबादी के दीर्घकालीन संरक्षण हेतु 24 मई 2011 को एलिफेंट 8 समूह की बैठक हुई थी। एलिफेंट 8 समूह, ये एलिफेंट 8 क्या है, इसमें 8 देश शामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है एलिफेंट 8 में कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है। तो एलिफेंट 8 के वो 8 देश भी याद रखिएगा। तो इसमें एक हो जाएगा आपका केन्या, बोत्सवाना के साथ ही कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद हम बात करें तो एक हो जाएगा तंजानिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत। ये 8 देशों के मंत्रियों की मीटिंग हुई। कब हुई, 24 मई 2011 को। कहां पर हुई, तो ये मीटिंग हुई आपकी भारत में, और भारत की राजधानी दिल्ली में ये मीटिंग हुई। और इसी 24 मई 2011 को एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम था माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। क्यों प्रारंभ किया गया, हाथियों के उचित प्रबंधन और उनकी आबादी के दीर्घकालीन संरक्षण हेतु। तो ध्यान रखिएगा, ये माइक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर वापस लौट करके, और हमारा प्रश्न था हाथियों की अवैध हत्या रोकने के लिए निम्न में से माइक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो माइक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2011 में, 24 मई 2011, याद रखिएगा ये बात। चलिए अगला है, हाथियों के संरक्षण हेतु किस वर्ष हाथी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गज यात्रा का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो मंत्रालय याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक यात्रा निकाली गई, गज यात्रा। क्यों निकाली गई, हाथियों के संरक्षण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये यात्रा कब निकाली गई, तो ये यात्रा निकाली गई थी सन 2017 में। चलिए अगला है, एम स्ट्रिप्स शब्द जो अक्सर चर्चा का विषय रहता है, किस संदर्भ में देखा जाता है। देखिए इस प्रश्न को मैं यहां पे जानबूझ के लाया। एम स्ट्रिप्स क्या होता है कि अगर हम हाथी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस तरीके से हाथियों के संबंधित कोई प्रश्न आए, सत्य कथनों में आ जाए, और वहां पे एम स्ट्रिप्स का आपको संबंध दे दिया जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ इसका संबंध हाथियों से होगा। पर यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी एम स्ट्रिप्स की बात की जाए तो हाथी नहीं बल्कि बाघ अभ्यारण्य का रख रखाव। जैसे माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, माइक कार्यक्रम संबंधित है हाथियों से, वैसे ही एम स्ट्रिप्स किससे संबंधित है, तो एम स्ट्रिप्स संबंधित है आपका बाघों से। इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये जो है आपका एम स्ट्रिप्स का पूरा फुल फॉर्म हो गया, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से। वहीं माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, और इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है हाथियों के संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पहला हाथी अस्पताल निम्न में से किस राज्य में खोला गया। तो भारत का सबसे पहला हाथी अस्पताल कहां खोला गया है, तो भारत का सबसे पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में,
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में। और मथुरा जनपद का भी यदि आपसे नाम पूछा जाए तो सोचिएगा कि यदि हाथी का पैर आपके पैर पर पड़ जाए तो आपके पैर की हड्डियों का क्या होगा, चुरमुरा जाएंगी। तो मथुरा जिले के चुरमुरा गांव में, चुरमुरा गांव में किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये जो है अस्पताल, तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा। और साथ ही एक एनजीओ है SOS एनजीओ, इसके द्वारा जो है इस हाथी अस्पताल का प्रबंधन किया जा रहा है। तो भारत का सबसे पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। विश्व हाथी दिवस 10 अगस्त, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथियों को संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में एशियाई हाथी को सुभेद्य की सूची में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, एशियाई हाथी जो है वो लुप्त प्राय संकटापन्न की सूची में है और जो आपका अफ्रीकी हाथी है वो सुभेद्य वेलनेरेबल की सूची में। ये दोनों स्टेटमेंट पलट दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। तो भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो है काजीरंगा अभयारण्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में प्रारंभ की गई। तो मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में प्रारंभ की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर थामिन जो है कहाँ, ये क्या है, ये एक मृग की प्रजाति है मणिपुर थामिन। और कहाँ पाया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट गोदावन नामक अभियान राजस्थान सरकार द्वारा जैसलमेर से प्रारंभ किया गया। तो गोदावन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट गोदावन अभियान चलाया गया, किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। और ये राजस्थान के जैसलमेर से प्रारंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय देश में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 103 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो नेशनल पार्क कितने हैं भारत में इस समय वर्तमान में, 106। तो हमसे असत्य कथन पूछा है तो यही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, प्राकृतिक। ये क्या होता है, इंग्लिश में टाइप करते हैं और हिंदी में कन्वर्ट होता है ना, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र 1987 में तैयार किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से, नदी और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत और पहाड़ियों से। देखिए होना तो ये चाहिए कि जो वनस्पति या वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो जंगलों से घिरे होने चाहिए, नदी और झीलों से घिरे होने चाहिए, पर्वत और पहाड़ियों से घिरे होने चाहिए। पर भारत में समस्या क्या है, भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र, जंगलों के बाहर मानव बस्तियां हैं और ऊपर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े होटल खुल जाते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस खुल जाते हैं, बड़ी बड़ी कैंपिंग साइट्स खुल जाती हैं। यानी हर ओर ये जो प्राणी हैं ये मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं और यही इनके संकटाग्रस्त होने की सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मानव पहुंचेगा और मानव अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, वो इन जानवरों को छेड़छाड़ करेगा, इन जानवरों को दुख पहुंचाएगा, इनकी संख्या में कमी आएगी मानव की वजह से और ये जो है फिर संकटापन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो है वो मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं, यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हाथियों के संरक्षण और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो हाथियों के संरक्षण के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी वो बनाई गई थी महेश रंगराजन की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा।
चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा हाथी रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में जो है कौन कौन से हाथी रिजर्व हैं, तो उड़ीसा में है मयूरभंज। देखिए मयूरभंज और मयूर झरना कंफ्यूज मत कीजिएगा। मयूरभंज कहां पर है, मयूरभंज है उड़ीसा में, और मयूर झरना कहां पर है, मयूर झरना है पश्चिम बंगाल में। तो मयूरभंज हाथी रिजर्व कहां है, उड़ीसा में। साथ ही महानदी हाथी रिजर्व, तो कोई दिक्कत है क्या, महानदी कहां की है, उड़ीसा की, तो महानदी हाथी रिजर्व कहां है, उड़ीसा में। संबलपुर हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी आपका उड़ीसा का है। साथ ही वैतरणी हाथी रिजर्व, और एक हो जाएगा आपका दक्षिणी उड़िया हाथी रिजर्व, ये भी जो है आपका उड़ीसा का है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से, मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व दिया हुआ है। तो मयूर झरना हाथी रिजर्व ये कहां का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। देखिए इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, तमिलनाडु के भी याद कीजिएगा। तमिलनाडु में भी आपके जो है 5 आते हैं, कौन कौन से, तो एक हो जाएगा आपका नीलगिरी, साथ ही कोयंबटूर, अन्नामलाई, एक हो जाएगा आपका श्रीविल्लीपुथुर, और एक हो जाएगा आपका अगस्त्यमलाई। ये जो है सबसे नया है तमिलनाडु का, अगस्त्यमलाई। तो उड़ीसा के याद रखिएगा, तमिलनाडु के याद रखिएगा, आगे अभी चर्चा करेंगे। तो लेमेरु हाथी रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो बात करें लेमेरु हाथी रिजर्व की, तो लेमेरु हाथी रिजर्व कहां पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। लेमेरु हाथी रिजर्व और बादलखोर तमोर पिंगला, ये दोनों छत्तीसगढ़ के हैं। बादलखोर तमोर पिंगला, ये आपके दो जो हैं ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो कोई है नहीं। झारखंड में कौन सा है, झारखंड में आपका सिंह भूमि है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश में आपका तराई क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन असुमेलित है। बादलखोर तमोर पिंगला उड़ीसा में, चर्चा तो अभी हमने कर ली, ये तो छत्तीसगढ़ में। प्रश्न का उत्तर तो आपको पहले ही मिल गया। तो बादलखोर तमोर पिंगला कहां पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। जबकि कामेंग हाथी रिजर्व कहां पर है, तो कामेंग हाथी रिजर्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में। सोनितपुर हाथी रिजर्व कहां पर है, तो सोनितपुर हाथी रिजर्व है आपका असम में। जबकि देहिंग पटकई हाथी रिजर्व ये भी आपका असम में है। तो यदि बात करें असम में कौन कौन से आते हैं, एक बार असम के आप नोट कर लीजिए, असम में कौन कौन से हाथी रिजर्व आते हैं। तो असम में एक तो आपका सोनितपुर हाथी रिजर्व आ गया, ये लिखवा दिया। देहिंग पटकई हाथी रिजर्व हो गया, ये भी हो गया। एक आप लिख लीजिए काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, ये पूरा एक ही नाम है, कार्बी एंगलोंग। काजीरंगा कार्बी एंगलोंग हाथी रिजर्व कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है असम में। इसके अलावा एक मैंने पहले ही नोट कराया था आपको, धनसिरी लुंगडिंग, ये भी जो है आपका असम में ही पड़ता है। और साथ ही एक पड़ता है आपका चिरांग रिपू। तो असम के हो गए 5, तमिलनाडु के हो गए 5, ओडिशा के हो गए 5, साथ ही छत्तीसगढ़ के देख लिए आपने, झारखंड के देख लिए, केरल के नोट करवाए मैंने आपको, केरल के नहीं करवाए, तो एक बार केरल के भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, केरल के भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो केरल में कौन कौन से हो जाएंगे, तो केरल में एक तो हो जाता है नीलांबुर हाथी रिजर्व, एक हो जाता है आपका अनाईमुड़ी, और एक हो जाता है आपका पेरियार। पेरियार याद रखिएगा दोस्तों, वैसे तो पेरियार से आप समझ जाएंगे क्योंकि पेरियार नदी कहाँ की है, केरल की। तो पेरियार हाथी रिजर्व जो है ये भी केरल का है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 12 अगस्त 2022 को हाथी दिवस का आयोजन जो है इस वर्ष पेरियार में किया गया था, पेरियार केरल में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा हाथी रिजर्व नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में कौन सा है, तो नागालैंड में इंताकी हाथी रिजर्व। जबकि गारो हिल्स और खासी हिल्स हाथी रिजर्व कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है मेघालय में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा हाथी रिजर्व केरल में स्थित है। अच्छा केरल पर तो हमने चर्चा करी ली, नीलांबुर, अनाईमुड़ी और पेरियार ये तीनों ही केरल में स्थित हैं।
तो नीलांबुर इसका उत्तर हो गया। नीलांबुर कहां पर स्थित है? तो नीलांबुर स्थित है केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में सूचित किए जाते हैं, यानी लाल आंकड़ों की पुस्तिका में ये सूचित किए जाते हैं। तमिलनाडु में स्थित गुंडी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है किसी में, तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होने के चांस बन जाते हैं। पेपर में आए हुए प्रश्न तो हमें हर हालत में पढ़ने ही होते हैं। तो तमिलनाडु में स्थित गुंडी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपके सांप के लिए। हाथी मेरे साथी अभियान निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हाथी मेरे साथी अभियान जो है वो ध्यान रखिएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हाथी मेरे साथी अभियान आपसे पूछ ले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। देखिए कोई भी प्रजाति जो होती है पहले उसे लुप्त प्राय श्रेणी में डाला जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला जाता है, जब वो लंबे समय तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती। पर यदि 50 वर्षों से भी ज्यादा समय बीत चुका है और वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, इसका मतलब है कि अब वह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व प्रवासी दिवस 22 मई। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। आपका टास्क है कि आप मुझे बताएंगे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका होमवर्क है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका जो है आज का होमवर्क है। आप बताएंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, प्राचीन प्रदेश है दंडकारण्य। भगवान राम ने अपने वनवास के समय में दंडकारण्य में एक लंबा समय बिताया था। तो ये दंडकारण्य किन राज्यों में पड़ता है? तो दंडकारण्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है, जबकि मध्य प्रदेश में यह क्षेत्र नहीं आता। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर, अगर आप इन प्रश्नों को रिवीजन करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप बार बार देखते हैं, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वादा मैं आपसे करता हूं। तो बस आप तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।